क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के 7 चैप्टर पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इस पे वीवीआई का मार्क लगा लेंगे। इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो इस चैप्टर में 5 नंबरिया के लिए दिए हैं, जिसमें आपका फर्स्ट था NH3 का उत्पादन, अमोनिया का उत्पादन, और सेकंड नंबर जो आपको मैंने दिया था वह आपका था HNO3 का उत्पादन। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मैंने फिर बोला आगे 2 क्वेश्चन और आपको मिलेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस पर वीवीआई का मार्क लगा लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके 5 मार्क्स आते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है फिर से हम एक बार पढ़ रहे हैं, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग का वर्णन करना है। 5 मार्क्स में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। तो पहले हम सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है वो होता है H2SO4 होता है। इसका जो अणु भार होता है वो 98 होता है AMU। ठीक है, तो इतना 2 कंप्लीट हो गया। उपस्थिति की बात की जाए तो ये तो भाई प्रयोगशाला में बनाया जाता है, तो ये प्रकृति में तो पाया नहीं जाता है। ठीक है, अब उपस्थिति के बाद इसके बाद आते हैं संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट विधि है और H2SO4 हर एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अम्ल। ठीक है, तो इसका जो उत्पादन किया जाता है बृहद लेवल पर वह संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। संपर्क विधि या उसको हम लोग एक और नाम संस्पर्श के नाम से भी जान सकते हैं, या इंग्लिश में उसको कांटेक्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट मेथड भी कर सकते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को हिंदी में अगर करके यहाँ पे अगर ऐसे अगर जैसे एक बार किताब में वो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि कांटेक्ट मेथड द्वारा कांटेक्ट मेथड द्वारा क्या कहते हैं वो H2SO4 का उत्पादन, तो आप घबराइएगा मत। कांटेक्ट का मतलब ही होता है संपर्क, तो संपर्क के द्वारा आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो संपर्क विधि द्वारा जो उत्पादन होता है वह 3 चरणों में होता है। मतलब कि इसका उत्पादन यह कितने चरणों में संपन्न होता है? संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन 3 चरणों में संपन्न होता है। ठीक है, संपर्क विधि द्वारा जो H2SO4 का जो उत्पादन होता है वो कितने चरणों में संपन्न होता है? मतलब 3 चरण होते हैं। 3 चरण आप याद रखिएगा। फर्स्ट चरण क्या है? SO2 का उत्पादन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन। सेकंड नंबर है SO2 से SO3 का उत्पादन, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन। और थर्ड नंबर जो है वह है सल्फर ट्राइऑक्साइड से ओलियम का उत्पादन। तो ये 3 स्टेप है, बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत आसान है, एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले SO2 का उत्पादन। तो SO2 का उत्पादन करने के लिए हम किसी से भी कर सकते हैं, सल्फाइड H से भी कर सकते हैं या सल्फर से कर सकते हैं। तो यहां मैं दोनों से करके दिखा दे रहा हूं। जब सल्फर या सल्फाइड H कोई भी एक रखिएगा, वहां जब पेपर में लिखिएगा तो कोई एक ही लिखिएगा, मैं यहां दोनों से लिख के बता रहा हूं। ठीक है, जब सल्फर या सल्फाइड X को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन मतलब O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो SO2 गैस बनती है, मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, सल्फर से ही बना सकते हैं। सल्फर से अगर बनाना हो तो क्या होगा? सल्फर से बनाना हो तो S प्लस O2 बराबर SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गया। ठीक है, या अगर हम इसको सल्फाइड X से बनाते हैं तो आप किसी से भी सल्फाइड X अगर पीछे आपने देखा होगा तो सल्फाइड X में आपने क्या था Fe वाला ले लेते हैं।
FeS वाला ले लेते हैं, तो FeS से O2 का बनाते हैं तो FeO हो जाएगा और SO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें संतुलित कर दीजिएगा, S यहाँ पर Fe एक बार, O यहाँ पर 2 बार, इधर 3 बार, S एक बार, S एक बार, तो O को यहाँ पे पहले बराबर करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 दूना 4, अब Fe को यहाँ 2 लगा देते हैं, तो 2 तो बराबर नहीं गया, 3 कर देते हैं, 3 दूना 6 कर देते हैं, यहाँ 2 लग गया और यहाँ 2 लग गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई एक ही अभिक्रिया आपको करनी है, क्योंकि दोनों में किसका निर्माण हो रहा है, SO2 का निर्माण हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर समझ में आ गया। तो फर्स्ट में क्या है, एक बार फिर से देखिए, जब सल्फर या सल्फाइड X कोई एक लिखिएगा को O2 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, SO2 गैस बनती है। O2 की उपस्थिति में जब इसको हीट दिया गया तो ये क्या हो गया, SO2 गैस बन गई। क्लियर है। अब नेक्स्ट है दूसरा नंबर देखते हैं हम, SO2 से SO3 का उत्पादन। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुख्य अभिक्रिया में आता है। तो जब SO2 को, ध्यान दीजिएगा, SO2 को वैनेडियम ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट S होता है वैनेडियम, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट उत्प्रेरक कवर करता है वैनेडियम ऑक्साइड। जब SO2 को वैनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो SO3 गैस बनती है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार देखिए, जब SO2 को वैनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो SO3 गैस बनती है, मतलब SO2 का SO3 में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात ये क्या हुआ, SO2 यहाँ था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किस ऑक्सीजन से अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, वैनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या बनता है, SO3 गैस बनता है। ठीक है, अगर हम इसको संतुलित करें तो S एक बार, O यहाँ पे 4 बार है और यहाँ पे 3 बार है, तो पहले यहाँ 2 लगा देंगे तो 3 दूना 6 हो गया और यहाँ पर 2 कर देंगे तो ये भी 6 हो गया, अर्थात दोनों बराबर हो गए। ठीक है, इस वाले पार्ट में बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा, इस वाले पार्ट में आपका उष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है, अर्थात डेल्टा H माइनस का मान माइनस का 96.6 किलो जूल प्रति मोल, सॉरी किलो जूल प्रति मोल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी थोड़ी बात पढ़ेंगे, पहले आप बाद में जानिए। पहले आप बस इतना याद रखिए कि SO2 को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया वैनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है, SO3 गैस बनती है। ये भी गैस रूप में है। ठीक, थर्ड नंबर हमारा क्या है, SO3 का ओलियम में उत्पादन। अब SO3 क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसका ओलियम में उत्पादन कैसे होता है, तो जब SO3 को जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ओलियम बनता है। अब ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इससे पहले वाले में आप ओलियम का फॉर्मूला जाने होंगे। ओलियम का जो फॉर्मूला आता है, देखिए यहाँ पर SO3 और सॉरी जल से नहीं, सॉरी गलती हो गया, जल से नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल से, यहाँ पे गलती हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, मतलब जो बनाया जा रहा है उसी से यहाँ पे अभिक्रिया कराई जाती है तो ओलियम बनता है। SO3 प्लस H2SO4 से अभिक्रिया कराई जा रही है तो क्या बनता है, H2S2O7 बनता है। ये H2SO7 जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं।
क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ओलियम कहते हैं। ठीक है, तो फिर से आप लोग देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर स्टेप में क्या हुआ था, SO2 का उत्पादन हुआ, जिसमें क्या था, सल्फर या सल्फाइड X को गर्म किया गया वायु की उपस्थिति में, तो ये क्या बना SO2 का उत्पादन हुआ। अब SO2 जो गैस रूप में है, इसको हम लोग SO3 में उत्पादित करेंगे, मतलब SO2 को SO3 में परिवर्तन करेंगे। तो जब SO2 को वेनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो SO3 गैस बनती है। SO2 + O2 बराबर वेनेडियम ऑक्साइड की उपस्थिति में तो SO3 गैस बन गई, और यहाँ पर इसमें उष्मा बाहर निकलती है जिसका मान होता है माइनस का 196.6 किलोजूल प्रति मोल होता है। क्लियर। और अब यहाँ पे क्या है, SO3 का ओलियम में उत्पादन, जो SO3 अब इसका उत्पादन ओलियम में किया जाता है। ओलियम में करने के लिए जब SO3 को H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो ओलियम बनता है। SO3 को H2SO4 के विलयन में डाला जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ओलियम बन जाता है। ओलियम यहाँ पे बन गया। अब ओलियम यहाँ तक बन गया तो आप लोग पहले यहाँ तक अपना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, सब दिखाई दे रहा है साफ। अब नीचे मैं एक चीज लिख रहा हूं, अब प्राप्त ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर प्राप्त ओलियम में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर देखिए कैसे, ओलियम था क्या, H2O7, इसमें आवश्यकता अनुसार हमने जल मिला दिया H2O, तो किसका निर्माण होगा, 2H2SO4 का निर्माण होता है। देख लीजिए H 2 बार तो दो बार इधर तो H 4 बार हो गया, S 2 बार तो 2 बार हो गया, और O 7 और 1 8, 4 दूना 8। इस प्रकार सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल तनु हो चाहे सांद्र हो, पानी जितना मिलाइएगा, पानी ज्यादा मिलाइएगा तो ये तनु हो जाएगा, पानी कम मिलाइएगा तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो लगभग 98% तक शुद्ध होता है, 98% तक वो क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो ये आपके संपर्क विधि द्वारा अगर आया, केवल संपर्क विधि पूछेगा तो आप इतना लिख दीजिएगा तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। परंतु अगर क्वेश्चन में यहाँ पर गुण और उपयोग अगर आपके साथ में पूछ दिया गया तो आपको गुण और उपयोग भी लिखने पड़ेंगे। परंतु अगर आपको ये अगर पूछा केवल बनाने की विधि तो आप केवल इतना लिखिएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं तो पीछे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं उसमें केवल मैक्सिमम पूछता है संपर्क विधि द्वारा कैसे उत्पादन किया जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता है। हाँ, भौतिक गुण चाहे रासायनिक गुण में थोड़ा सा पूछ जैसे धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं या जल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, बस यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, परंतु आप पहले अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। सल्फ्यूरिक अम्ल अणुसूत्र H2SO4 होता है, अणुभार 98 होता है। संपर्क विधि द्वारा जो किया जाता है यह 3 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण SO2 का उत्पादन, जो कि सल्फर को ऑक्सीजन या सल्फाइड को ऑक्सीजन की वजह से गर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन किया जाता है, जो कि वेनेडियम ऑक्साइड के उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को ओलियम में परिवर्तन करने के लिए H2SO4 से अभिक्रिया कराई जाती है तो ओलियम में परिवर्तित हो जाता है। और जब ओलियम बन जाता है तो उस ओलियम में आवश्यकता अनुसार हम क्या कर लेते हैं, पानी मिलाते जाते हैं, और पानी मिला करके हम क्या कर देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों अभिक्रिया में अगर आप देखें ध्यान से तो इन तीनों अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन सी है, ये वाली, क्योंकि ये अभिक्रिया ही पूरे
कंप्लीट अभिक्रिया का एक निचोड़ होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है SO2 से SO3 का उत्पादन। अब इस अभिक्रिया को बिल्कुल ध्यान से कीजिए। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए SO2 से SO3 का जो उत्पादन हो रहा है इसमें आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, अर्थात आयतन यहाँ पे 2 और 1 कितना हुआ 3 और यहाँ पर क्या हुआ 2, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। मैं यहाँ पर से मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें आयतन में, अगर चरण 2 में देखा जाए, चरण 2 में, ठीक है, में आयतन में क्या हो रही है, आयतन में कमी हो रही है आयतन में। चरण 2 में यहाँ पे आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। जब चरण 2 में आयतन में कमी हो रही है इसका मतलब हमारा दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। अब गैस है, गैस है तो दाब भी उच्च होगा। यह ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, आयतन में कमी, और यह प्रक्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय मतलब ये होगी ऐसा है ना। तो चरण 2 में, चरण 2 की अभिक्रिया ऐसे करके लिख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अभिक्रिया उत्क्रमणीय ऊष्मा क्षेपी तथा आयतन में कमी होती है, ठीक है। चरण 2 की अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय है उसमें क्षेपी और आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसलिए ला सतैलीय सिद्धांत के अनुसार, इसलिए ला सतैलीय सिद्धांत या ला सतैलीय के अनुसार भी लिख सकते हैं, सिद्धांत के अनुसार निम्न ताप, क्योंकि भाई ऊष्मा निकल रही है तो निम्न ताप और उच्च दाब पर, निम्न ताप और उच्च दाब पर SO3 का उत्पादन बहुत अधिक होगा, ठीक है। बट एक बात और याद रखिएगा, निम्न ताप इतना भी निम्न नहीं होना चाहिए जो इस अभिक्रिया को क्या कर दे, धीमा कर दे। इसलिए इसके लिए एक इष्ट ताप रखना होता है, वो लगभग 700 K के आसपास होता है। और जो उच्च दाब जो रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, 2 बार या 2 ATM रखा जाता है। तो याद रहेगा आप लोग को 700 K के लगभग रखा जाता है और बार जो दाब होता है वो 2 बार के आसपास रखा जाता है। बस इतना चीज आप लिख लीजिएगा, काफी है। यहाँ पर आपकी ये अभिक्रिया समाप्त हो गई, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने समझ लिया, कंप्लीट। अब हम यहाँ पर सेकंड जो टॉपिक है गुण के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लीजिए। अब हम गुण देखते हैं। तो चलिए पहले गुण देखने से पहले एक फिगर आपके एनसीईआरटी में है, थोड़ा सा फिगर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप एनसीईआरटी के एक जो आपका पास बुक है उस बुक को एक बार खोल लीजिए। अब उसमें एक फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पर ये आपका सल्फर बर्नर है। सल्फर बर्नर में सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से डाला जा रहा है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ गर्म किया जाता है। यहाँ जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद से यहाँ से SO2 जो गैस है वो ऑक्सीजन के साथ में यहाँ से बाहर निकलती है। अब यहाँ SO2 जो गैस है ये अशुद्ध है। अब इसको हम शुद्ध करते हैं। अब शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, तो शुद्ध करने के लिए सबसे पहले इसमें से जो अशुद्धियां होती है धूल कण टाइप की, उसको पहले यहाँ से अलग किया जाता है। फिर इसके बाद से इसको पानी के फुहारे में डाला जाता है। जब पानी के फुहारे में डाला जाता है तो और जो अशुद्धियां होती है वो अशुद्धियां इसमें से निकल जाती है। अब पानी के फुहारे में डाला गया तो वो नमी आ गया उसमें। अब नमी को दूर करने के लिए यहाँ पर शुष्कन मीनार, ये शुष्कन मीनार है जिसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का फुहारा ऊपर से गिराया जाता है।
जिससे जो गैस होती है उसमें से नमी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। नमी गायब मतलब उसमें से पानी की मात्रा खत्म हो जाती है। अब जो हमारे पास प्राप्त होता है वो क्या है, SO2 शुष्क होता है। ये चित्र बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस खाली समझ लीजिए। SO2 जो होता है शुष्क होता है। अब इस शुष्क SO2 को आर्सेनिक शुद्धिकारक में एक बार डाला जाता है, जिससे जो भी और आर्सेनिक जैसी अशुद्धियां वो बाहर निकल जाती है। अब उसको यहाँ पर इस उत्प्रेरकीय परिवर्तन में डालने से पहले उसको गर्म किया जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर दिया जाता है। अब यहाँ हाई टेम्परेचर दे करके यहाँ उत्प्रेरक देख रहे हैं, अलग अलग डंडा जो आप देख रहे हैं, ये डंडा जो है ये उत्प्रेरक है वहां पर, जैसे V2O5 ये उत्प्रेरक है, ये सारे उत्प्रेरक है। अब इससे ये क्या होता है, गुजरता है SO2 यहां से गुजरता है। तो जब इसे गुजरता है तो SO2 का उत्प्रेरक इसकी परिस्थिति में किसमें उत्पादन है, SO3 में उत्पादन हो जाता है। अब SO3 यहां से बाहर निकल करके यहाँ आता है। ये सबसे लास्ट पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, SO3 का ओलियम में परिवर्तन करते हैं। ओलियम में परिवर्तन करने के लिए ऊपर से सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का ऊपर से छिड़काव किया जाता है, जिसके कारण जो SO3 है वो ओलियम में परिवर्तित हो जाता है और ओलियम को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार ये टोटल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चित्र को एक बार देख लीजिएगा, काफी है, चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस चित्र ध्यान से देखिए कि इसमें तीनों प्रोसेस कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बस इतना बता दिया, उस पर छोड़िए। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, 3 स्टेप आपको अच्छी तरह याद रखना है, 5 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण को ध्यान से देखते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यह रंगहीन, मतलब इसका रंग दिखाई नहीं देता है, गाढ़ा तेलीय द्रव होता है। इसका क्वथनांक 611 के होता है। ठीक है, और इसका जो हिमांक होता है बर्फ जमने का वह होता है 283 के होता है। ठीक है, इसका विशिष्ट घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये 4 आपके भौतिक गुण है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लास्ट जो भौतिक गुण है, ये भी भौतिकी गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जल में घुलकर अत्यधिक ऊष्मा देता है। यह जल में घुलकर अत्यधिक ऊष्मा देता है, इसलिए जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किया जाता है, मतलब उसमें पानी मिलाया जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन आए कि हमको अम्ल और एक गिलास अम्ल है और एक गिलास पानी है, तो अम्ल को पानी में डालने की पानी को अम्ल में डालें, तो ये आप प्रोसेस आप जब भी पूछेगा तो आपको क्या होता है, प्रयोगशाला में आपको बताया जाता है कि कभी भी अम्ल को तनु करना है तो अम्ल को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में मिलाना चाहिए और मिलाने के बाद से उसको हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अम्ल जो है जब पानी के संपर्क में आता है, ये वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है, जिसके कारण यह आग भी जला सकता है। ठीक है, ऊष्मा बहुत ज्यादा देता है, इसलिए हम अम्ल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो उसमें अम्ल को धीरे धीरे पानी में डालते हैं और उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, हिलाते जाते हैं। तो ठीक है, तो भौतिक गुण आपका समाप्त हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट है रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ रासायनिक गुण हैं, उस रासायनिक गुण को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। पहला नंबर है जल के साथ अभिक्रिया। यह जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तो हिंदी लिखेगा ऐसे करके, सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रकार के आयन बनाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, यहां मैं लिख ही दे रहा हूं, यह जल के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रकार के आयन बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया 2 चरणों में होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया किया H2O, तो यहां पर आपको पता ही है H2SO4 में एक H+ होता है और SO4 जो होता है वो माइनस में होता है। अब H एक बार फर्स्ट टर्म में क्या होता है, H3O+ बनता है और HSO4 क्या बनता है, माइनस।
फर्स्ट चांस में, फर्स्ट चरण फर्स्ट है ये। इस चरण फर्स्ट में याद रखिएगा कि किसका निर्माण होता है, चरण फर्स्ट में HSO4 का निर्माण होता है। इसको हम लोग बाइसल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइसल्फेट आयन। मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाइसल्फेट आयन का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा नंबर, जब यही चीज बाइसल्फेट आयन दोबारा HSO4 माइनस दोबारा जल से अभिक्रिया करता है तो सेम टू सेम H3O प्लस बनाता है और साथ में SO4 डबल माइनस बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग सल्फेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फेट आयन कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए आपको क्लियर हुआ कि यह जल के साथ अभिक्रिया करके दो तरह के आयन बनाता है। पहला नंबर है हमारा बाइसल्फेट आयन और दूसरा सल्फेट आयन। जो बाइसल्फेट आयन होता है उसकी वियोजन स्थिरांक का मान बहुत अधिक होता है, Ka का मान बहुत अधिक होता है, लगभग मान के चलिए 10 से अधिक होता है वियोजन स्थिरांक का मान। इसलिए और इसका जो वियोजन स्थिरांक होता है लगभग 1.2 × 10⁻⁻² होता है। इसलिए जब भी जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो इन दोनों में सबसे अधिक चांसेस किसके बनने के होते हैं, तो बाइसल्फेट आयन के होते हैं, क्योंकि इसके वियोजन स्थिरांक सबसे अधिक होता है। ठीक है। फिर बाइसल्फेट आयन ही दोबारा किसमें चेंज हो जाता है, सल्फेट आयन में चेंज हो जाता है। तो बस इतना आप याद रखिएगा, जल से अभिक्रिया करके यह दो प्रकार का आयन बनाता है। फर्स्ट आयन जो है वह है बाइसल्फेट आयन बनाता है, जिसका वियोजन स्थिरांक का मान बहुत हाई होता है, और दूसरा नंबर जो सल्फेट आयन बनाता है वो वियोजन स्थिरांक का मान उसका कम होता है। फर्स्ट नंबर क्लियर। सेकंड नंबर है धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया। सेकंड नंबर हेडिंग आप डाल लीजिएगा, धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया। यह धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यह धातु के हैलाइड, हैलाइड जानते हैं आप किसको कहा जाता है, वर्ग 17 के तत्वों, वर्ग 17 के तत्वों को कहा जाता है हैलाइड। हैलाइड मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही ना होता है, 4 स्टेटिन भी होता है। तो यह धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो देखते हैं यहाँ पे। पहले तत्व लिखेंगे, धातु का हैलाइड हो गया धातु रहता है, धातु मेटल हो गया, मेटल हैलाइड का होता है X, इसके साथ में जब अभिक्रिया करेगा कौन, H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, HX बनाएगा, और मेटल जो है वह सल्फर इसके साथ में मिल करके मेटल का क्या बनाता है, SO4 बनाता है। ठीक है, मेटल का क्या बनाता है, SO4 बनाता है। जैसे मैं अगर आप यहाँ पे एक धातु के हैलाइड के एग्जांपल ले लें, तो धातु का एक कोई भी एक हैलाइड ले, जैसे NaCl का एग्जांपल ले लीजिए, तो क्या बनाएगा, NaCl के साथ में मिल करके क्या बनाएगा, तो H जो है या H+ आयन जो है वो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, और जो यहाँ पर Na है वो इसके साथ में मिल करके Na2SO4 बनाता है। या पहले अगर ऐसे बनाता है, या अगर इसके तरीके से कीजिएगा तो सोडियम बाइसल्फेट बनाता है या सोडियम सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ में अभिक्रिया करके अम्ल देता है। क्या देता है, तो देख लेंगे, ये धातु के साथ में अभिक्रिया करके धातु का सल्फेट बनाता है। क्लियर, आप इसका संतुलित कर लीजिए, Na एक बार, Na 2 बार तो 2 लगा देते हैं, H 2 बार, H 1 बार तो 2 लगा देते हैं, Cl 2 बार हो गया, SO4 2 बार, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, धातु के साथ अभिक्रिया। यह धातु के साथ अभिक्रिया करके देखते हैं, धातु कोई एक मेटल ले लेते हैं कॉपर के साथ में, कॉपर के साथ में अभिक्रिया कराते हैं इसकी, तो यह कॉपर के साथ में अभिक्रिया करके CuSO4 बनाएगा, कॉपर सल्फेट, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्या निकलता है, जल निकलता है।
अर्थात यह कॉपर को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि धातु के साथ तीसरा नंबर, यह धातु के साथ अभिक्रिया करके, चाहिए लिखने, यह धातु को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर? ठीक है, धातु को यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे कोई कॉपर है तो कॉपर को इसने क्या कर दिया, ऑक्सीकृत करके कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फेट बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। इसी प्रकार से अधातु के साथ भी क्रिया करके सेम टू सेम अधातु को भी क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। यह अधातु को भी ऑक्सीकृत कर देता है। कोई एक अधातु ले लेते हैं, अधातु में हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन के साथ में अधातु है, कार्बन के साथ में H2SO4 की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बाहर निकलेगा और SO2 भी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, यहाँ पर CO2 बना रहा है और फिर क्या है, SO2 तो पहले से बन ही रहा था, उसको ऑक्सीकृत करने के बाद और H2O बनाता है। इसी प्रकार से पांचवा नंबर जो हमारा अभिक्रिया है वो क्या है, परबल निर्जल अभिकर्मक के रूप में। तो पांचवा नंबर क्या है कि जब इसको किसको, सल्फ्यूरिक अम्ल को किसी भी नमी वाले स्थान पे रखा जाता है तो उस नमी में से वो पानी को क्या कर लेता है, खींच लेता है। जैसा कि आपने यहाँ देखा, यहाँ पर जब यहाँ पर इसमें नमी था यहाँ नमी था तो पानी से भिगोया गया था तो नमी था, तो नमी को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया गया था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का। अर्थात यह जो होता है पांचवा नंबर जो हमारा टॉपिक है वह परबल निर्जलन अभिकर्मक, मतलब क्या कि यह किसके साथ में, यह नमी युक्त स्थान को या नमी युक्त कोई भी पदार्थ है, नमी युक्त पदार्थ नीचे दिखाई दे रहा है, चले हाँ दिखाई दे रहा है, यह नमी युक्त पदार्थ में से जल को बाहर निकाल देता है, जैसे कि अगर एक एग्जांपल इसका हम देखें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा C12H22O11। कोई एक हमने क्या ले लिया, एक हमने उसका वो ले लिया, क्या कहते हैं, कोई भी नमी वाला चीज ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ले लिया। कार्बोहाइड्रेट को हमने क्या किया, नमी युक्त उसमें डाला। नमी युक्त डालने का मतलब इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराई, मतलब H2SO4 के वातावरण में डाल दिया तो इसमें से कार्बन क्या हो गया, बाहर निकल गया, और जो पानी है वह पानी को बाहर निकाल रहा है, पानी को ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। कार्बन की मात्रा 12 है तो 12 कार्बन हो गया, और पानी की मात्रा यहाँ पे 22 11 है तो 2 यहाँ पर है तो 11 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका उपयोग परबल निर्जलन अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, अर्थात किसी भी नमी युक्त स्थान में से पानी को बाहर निकालने में किया जाता है। तो ये 5 अभिक्रिया है, आप अच्छी तरह से इसको पढ़ करके अच्छी तरह से हिंदी लिख लीजिएगा। पहला है जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया करके 2 प्रकार के आयन बनाता है, पहला बाइसल्फेट आयन, दूसरा सल्फेट आयन। दूसरा नंबर है धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया, या धातु के हैलाइड के साथ अभिक्रिया करके धातु का सल्फेट बनाता है NaCl + H2SO4 बराबर NaCl + NaCl। ठीक है, उसके बाद से ये धातु को के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु को ऑक्सीकृत कर देता है, जैसे यहाँ पर कॉपर को कॉपर सल्फेट में ऑक्सीकृत कर दिया। इसी प्रकार अधातु के साथ अभिक्रिया या धातु के साथ अभिक्रिया करके उसको ऑक्सीकृत कर देता है, जैसे कॉपर को वो कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर दिया।
और लास्ट है प्रबंधन अभिकरण, इसमें से पानी को जल को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर हमारा रासायनिक गुण समाप्त होता है। जिसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग होता है। दूसरा नंबर अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर संचायक बैटरी, जो हमारे घर में बैटरी लगा हुआ है जिससे आप लोग चार्ज करते हैं, घर वाली बैटरी जो बड़ी बैटरी होती है उसको लेड संचायक सेल कहते हैं, जो मैंने आपको थर्ड पार्ट में पढ़ाया भी था। तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, उसमें जो पानी डाला जाता है और जो तेजाब जो आप कहते हैं वो अम्ल जो डाला जाता है वो आपका वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर वर्णकों, प्रलेपों या रंजकों, मतलब रंग पेंट करने वाला जो चीज होता है उसका भी उत्पादन में सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है उपयोग। और लास्ट है उर्वरक के उत्पादन में, जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया या सुपर सल्फेट हो गया, ये सब जो है सुपर फास्फेट हो गया, इस टाइप के जितने भी आपके वो हैं उनका उत्पादन में, उर्वरक के उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका भी कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अच्छी तरीके से कर लीजिए इसको, देखिए। तो आज हमारा ये यहाँ पे टॉपिक समाप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।